So hi guys, welcome back to the last part of this chapter that is utility analysis. इन पहले तीन पार्ट्स में हमने देखा कि व्हाट इज यूटिलिटी, व्हाट इज दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, देन हमने देखा व्हाट इज कार्डिनल यूटिलिटी, फिर हमने दो लॉज देखे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में हमने देखा कि कैसे एक कंज्यूमर जब अपने इनकम से दो प्रोडक्ट्स पे स्पेंड कर रहा है अपनी इनकम को, तो वो कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन कर सकता है। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से बहुत ही कनेक्टेड टॉपिक है, बहुत ही रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो आपको वो कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले। तो आई होप आपने पिछली वीडियोस देखी हैं, उसके बाद ही आप ये वीडियो को देख रहे हो। तो व्हाट इज एक्चुअली द इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आने वाले हर चैप्टर में आपको दिखेगा। इस चैप्टर में आप कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो, आने वाले चैप्टर्स में आप प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम भी पढ़ोगे, कैसे एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है। तो एक्चुअली इक्विलिब्रियम होता क्या है, व्हाट इज दिस इक्विलिब्रियम? सो इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट अ सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर is getting maximum satisfaction and has no tendency to change its current expenditure। एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर रहा है और उसकी कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो अपने करंट एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस करे। आप खुद सोचिए, अगर आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर पा रहे हैं ऑलरेडी, तो क्या आप अपनी एक्सपेंडिचर को चेंज करेंगे? Obviously not. So this is the whole concept. एक बार definition देखते हैं। It is a situation wherein a consumer is getting maximum satisfaction and has no tendency to change his current expenditure। अब हम इसको डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा व्हाट इज दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो दिस इज आवर फर्स्ट केस। देयर आर टोटल 3 केसेस जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे इक्विलिब्रियम के इस कॉन्सेप्ट को। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट केस। सिंगल कमोडिटी विद वन यूज, एक ही प्रोडक्ट है और उसका एक ही यूज हो, तब हम इक्विलिब्रियम कैसे अटेन कर सकते हैं। सो सबसे पहले टेबल पे फोकस करते हैं। देयर यहाँ पे यूनिट लिखे हुए हैं और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी। व्हेन यू आर कंज्यूमिंग वेरी फर्स्ट यूनिट, तो आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो मिल रही है 50। फिर जब आप सेकंड यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं किसी सेम प्रोडक्ट की, तब आपको 40 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। एंड यू गाइस वेरी वेल नो कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑन कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट्स ऑफ एनी प्रोडक्ट कम होती है। ठीक है, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब फर्स्ट 50 थी, फिर 40 हुई, फिर 30, 20 एंड देन 10। एंड व्हाट इज दिस मनी? तो मनी का यहाँ पे क्या रोल है देखते हैं। ठीक है, सो अग मैंने आपको एक वीडियो में बताया था पहले कि आप किसी भी प्रोडक्ट को इसीलिए एक्सचेंज करते हो अपने प्रोडक्ट से क्योंकि जो प्रोडक्ट आपको चाहिए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, और जो प्रोडक्ट आपके पास है वो मनी भी हो सकता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। तो सेम इज द केस हियर। आप अपनी मनी को स्पेंड कर रहे हो किसी प्रोडक्ट पे क्योंकि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कम है और प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है। तो जब आप फर्स्ट यूनिट पे अपनी मनी स्पेंड कर रहे हो 20, तो आपको 50 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। तो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ ए कंज्यूमर हियर? वी कैन राइट हियर दैट इज 30। ठीक है, और यहाँ पे है 20, यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है 0। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव अचीव्ड एज अ प्रॉफिट। अब आप किस पॉइंट तक अपनी मनी स्पेंड करोगे? जब तक आपको जो यूटिलिटी मिल रही है वो मनी की यूटिलिटी से ज्यादा है और बराबर है। बट अगर आपकी मनी की जो यूटिलिटी है उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी से बढ़ गई, तो उस पॉइंट पे आप कंजम्पशन बंद कर दोगे। ठीक है, तो अगर कोई रैशनल कंज्यूमर होगा तो वो इस पॉइंट पे अपनी मनी स्पेंड नहीं करेगा क्योंकि जो उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है फिफ्थ यूनिट से वो कम है एज कंपैरिजन टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दैट ही इज गोइंग टू स्पेंड। तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे कंजम्पशन रुक जाएगी। सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ
इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां तक आपने मैक्सिमम यूटिलिटी एक्यूमुलेट कर ली है और इसके बाद आप अगर मनी स्पेंड करते हो तो आपका लॉस होगा, और इससे कम अगर आप मनी स्पेंड करते हो तो भी आपका लॉस ही होगा। सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम देखेंगे कि इस ग्राफ पे वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहाँ आएगा। तो दिस इज नथिंग बट द मार्जिनल कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ दिस केस। अब वी नो कि this is a point of equilibrium where the money spent, the marginal utility of money spent is equal to the marginal utility of that the consumer has spent on the consumption. So this is a 20, so 50 पे कंजम्पशन कंटिन्यू रहेगी, 40 पे कंजम्पशन कंटिन्यू रहेगी, 30 पे भी, बट 20 पे कंजम्पशन रुक जाएगी, एंड दिस इज अ पॉइंट ऑफ equilibrium. Here, marginal utility is equal to price that you are paying or money that you are sacrificing. So this is a point of equilibrium. दोबारा समझने की कोशिश करो कि इस पॉइंट के बाद अगर आप कंजम्पशन कंटिन्यू रखते हो तो यू आर इन लॉस, बिकॉज हेयर द सरप्लस यूटिलिटी इज -10, और इस पॉइंट पे जो सरप्लस यूटिलिटी है वो जीरो है, और इस पॉइंट के आगे आपको लॉस होगा और इस पॉइंट के पीछे भी आपको लॉस होगा। सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर यू आर गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड कंज्यूमर हैज नो टेंडेंसी टू चेंज इट्स एक्सपेंडिचर। सो दिस वाज द फर्स्ट केस। सो अब केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड है सिंगल कमोडिटी विद सेवरल यूजेस। सबसे फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि देयर आर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ एनी प्रोडक्ट। तो वही कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मिल्क है तो आप उसको डायरेक्टली कंज्यूम भी कर सकते हो बिना उसको चेंज करे, या और आप उसको कर्ड में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो दोनों के दोनों यूजेस आपको डिफरेंट डिफरेंट मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, दैट्स वेरी क्लियर। अब यहाँ पे टेबल पे फोकस करते हैं। वही एग्जांपल मैंने ली है, फर्स्ट यूनिट व्हेन यू आर कंज्यूमिंग मिल्क एज डायरेक्टली, देन वो आपको 10 मार्जिनल यूटिलिटी दे रहा है, पर जब आप उसको कर्ड में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो उसकी फर्स्ट यूनिट आपको 8 मार्जिनल यूटिलिटी दे रही है, ठीक है। सो एंड सो ऑन, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट मार्जिनल यूटिलिटी का डेटा मिला हुआ है। इधर मैंने उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। यहाँ पे आप मिल्क की मार्जिनल यूटिलिटी कर्व देख रहे हो और यहाँ पे उसके कर्ड यूज की मार्जिनल यूटिलिटी कर्व देख रहे हो। अब हमें देखना है कि वेयर विल बी दैट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, where there will be a point of equilibrium। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिल सकती है, आप सोचिए। आप ये लास्ट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का, आपने सारा चैप्टर पढ़ लिया, आप खुद सोचने की कोशिश करिए कि कैसे अ कंज्यूमर विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इन दिस केस। तो हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था कि जब एक कंज्यूमर डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे अपनी मनी स्पेंड करता है तो वो कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर सकता है। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, a consumer should spend his income in such a way that last unit of money spent on both of the product is giving him equal marginal utility। तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ लगाना है कि हमें टोटल 5 यूनिट्स परचेज करने हैं और कंज्यूम करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट 10 दे रहा है, सेकंड 8, तो अगर मैं 3 यूनिट एज अ मिल्क कंज्यूम करूं और 2 यूनिट एज अ कर्ड यूज करूं, तो क्या इस लास्ट यूनिट मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहा है? यस, क्योंकि लास्ट यूनिट ऑफ मनी spent on milk is giving me 6, and last unit of money spent on curd is giving me also 6। So according to law of equimarginal utility, this is a point of मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो अब इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। सो अगर आप ग्राफ देखें तो दिस इज अ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ मिल्क एंड दिस इज अ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ कर्ड। उसके दो यूजेस हैं। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी 3 यूनिट्स कंज्यूम करूं एज अ मिल्क और 2 यूनिट्स कंज्यूम करूं एज अ कर्ड, देन आई एम गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। यही हमने यहां देखना है, 3 यूनिट्स ऑफ मिल्क this point and 2 units as a curd।
this point. So if I join it, this is a law, or this is a line of equimarginal utility, and this is a point of equilibrium where a consumer is getting maximum satisfaction according to law of equimarginal utility. And in this case, a consumer has no tendency to change his current expenditure. So this is the last and third case which is saying several commodities. लास्ट केस में हमने देखा था कि एक प्रोडक्ट उसके डिफरेंट यूजेस थे. इस केस में देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स. तो यू आर स्पेंडिंग योर मनी, यू हैव 5 rupees, you have to spend like this that you get maximum satisfaction as a consumer. तो अब ये तो बहुत आसान है आपके लिए, आपने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इतने अच्छे से पढ़ लिया है कि आपको पता है कि आपको 3 यूनिट स्पेंड करने हैं एक्स प्रोडक्ट पे और 2 यूनिट स्पेंड करने हैं वाई प्रोडक्ट पे इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. अब इसको ग्राफिकली देखते हैं. ग्राफिकली भी कुछ डिफरेंट नहीं है. ये दिस इज अ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ एक्स कमोडिटी एंड दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ वाई कमोडिटी. इस पॉइंट पे आपको देखना है कि this is the line of equimarginal utility and this is also the equilibrium point. So this is how a consumer can get maximum satisfaction or he can find the point of equilibrium in the consumption process. So at last, let's talk about what are the criticisms of this whole concept of cardinal utility analysis. सबसे पहले है यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव. सो जो कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी का, ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है. हर एक बंदे की जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो अलग है. तो कोई प्रोडक्ट उसको यूटिलिटी अच्छी दे रहा होता है, और फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट मुझे अच्छी यूटिलिटी दे रहा है पर वो आपको यूटिलिटी ना दे रहा हो, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन माय टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस. माय टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस. So at last, let's talk about what are the criticisms of this whole concept of cardinal utility analysis. सबसे पहले है यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव. तो जो कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी का, ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमर्स टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस. अगर कोई प्रोडक्ट हो सकता है मुझे एक अच्छी यूटिलिटी दे रहा है, हो सकता है वो आपको यूटिलिटी अच्छी ना दे रहा हो, या कम दे रहा हो, या ज़्यादा दे रहा हो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स. The second one is cardinal measurement is not possible. हमने इस सारे चैप्टर में देखा है कि हम यूटिलिटी को जब मेजर करते हैं वो कार्डिनल नंबर्स में करते हैं. बट इज इट नॉट वेरी प्रैक्टिकल थिंग? आप खुद सोचो, अगर आप किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हो तो क्या आप उसकी यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करके बता सकते हो कि आपको कितनी यूटिलिटी मिली है? We cannot do it, right? So third one is every commodity is not independent. assumptions में जब हम देख रहे थे हमने देखा था कि every product is independent of each other, but the fact is every commodity is not independent of each other. They affect each other's utility. The fourth one is not divisible. हमने देखा था कि हम कैसे एक प्रोडक्ट को डिवाइड करके अलग अलग यूनिट्स में उनकी यूटिलिटी मेजर करते हैं, बट इन रियल लाइफ हो सकता है वो सारे प्रोडक्ट डिविजिबल ना हो. मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर नॉट डिविजिबल इन रियल लाइफ. अगर आप मार्केट जाते हो, फॉर एग्जांपल आप एलईडी टीवी लेने जा रहे हो, आप एसी लेने जा रहे हो, आप रेफ्रिजरेटर लेने जा रहे हो, दे आर नॉट डिविजिबल. ओके, उनकी एक ही यूनिट होती है. तो द लास्ट वन इज कंज्यूमर इज नॉट कंप्यूटर. हमने इस चैप्टर में ये अज्यूम किया है कि जो रैशनल कंज्यूमर है वो एक कैलकुलेटिव है, वो एक कैलकुलेटिव बंदा है. वो अपने कंज्यूमर डिसीजंस लेने से पहले कैलकुलेट करता है मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस, फिर उसकी टोटल यूटिलिटी. और ये जो यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में जो हम अज्यूम कर रहे हैं कैलकुलेटिव बंदा, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता. सो इसीलिए consumer is not computer. So these were all the criticisms of this concept of cardinal utility analysis.